Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we are at exercise number 10.2. We had started exercise 10.2 3 days before. And आज कौन सा पार्ट है? Part 3, 4. Part 4. I guess part 4 today. We are dealing with part 4. In the previous three parts, we have done questions up to question number 14, right? 14 तक हम पिछले तीन पार्ट्स में खत्म करके आए हैं. अप टू 14 तक कर लिया ना कल? Okay. And in this part fourth में हम we are going to start from question number 15, right? Okay, चलो let's read the questions. अब कितने बचते हैं इसमें? So today we will complete the exercise by anyhow. Okay? कितने बचते हैं? 5-6 questions हैं. So question number 15th, let's see the question. The perpendicular from the origin to a line meets at this point. Find the equation of the line. ठीक है. तो सीधी सीधी जैसे परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लिखाई दिखाई दे तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? ओरिजिन से बने हुए परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? ओरिजिन से बने हुए परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर लाइन. ओरिजिन से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया जाए तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेल मी. बोलो शिवम. लेट्स से दिस इज a 2D plane. लेट्स से दिस इज a 2D plane. और सहूलियत के लिए मैं एक लाइन बना देता हूँ जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेप्ट बना रही है, राइट? ताकि समझ में अच्छे से आ जाए. लेट्स से ये हमारी लाइन. अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है और वो भी ओरिजिन से. अब इस लाइन पे देखो परपेंडिकुलर बहुत सारे बनाए जा सकते हैं. ये भी इस लाइन से परपेंडिकुलर है, ये भी इस लाइन सब परपेंडिकुलर है. सब परपेंडिकुलर है इस लाइन से, बताओ. सब परपेंडिकुलर. लेकिन हमको कहाँ से परपेंडिकुलर बनाना है? ओरिजिन से बनाना है. तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा. तो ये जो ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं इस लाइन को, ये जो लाइन दूसरी वाली लाइन जो मैंने ओरिजिन से खींची परपेंडिकुलर बनाई, इस लाइन को एक नाम दिया गया है. हम्म. इस लाइन को एक नाम दिया गया है जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाते हैं. बोलो. क्या दिया जाए? क्या नाम दिया गया इसको? पी तो इसकी लेंथ है. पी तो इस लाइन की लेंथ है. इस लाइन का नाम क्या है? तो कल का आपके लिए पनिशमेंट है दोनों के लिए. 50 टाइम्स दोनों लिख के लाओगे नॉर्मल की डेफिनेशन. नोट्स खोल के देखोगे, नॉर्मल की डेफिनेशन लिखवाइए. तो नॉर्मल की डेफिनेशन यही लिखवाई है कि नॉर्मल इज ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन सेगमेंट टू एनी लाइन सेगमेंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट. इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल. क्या बोलते हैं इस लाइन को? नॉर्मल. नॉर्मल या नॉर्मल लाइन, या तो नॉर्मल या फिर नॉर्मल लाइन. मार्क करो 50 टाइम्स डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपको लिख के लाना है. क्लियर है दोनों को? ठीक है. अब ये एक तरीका बचा है मेरे पास. ओके. तो अब मुझे क्वेश्चन पढ़ते चलो. क्या कह रहा है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया. तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मैंने एक लाइन पर नॉर्मल लाइन बनाई. इसको काट के मैं ये भी लिख सकता हूँ, कल को क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए द नॉर्मल टू ए लाइन. द नॉर्मल टू ए लाइन तो समझ जाना नॉर्मल क्या है. ओरिजिन से बने हुए परपेंडिकुलर का नाम नॉर्मल ही होता है. तो ओरिजिन से एक लाइन पे नॉर्मल बनाई और वो उस लाइन पे जाके कहाँ मिली? वो जैसे मैंने ये लाइन है और ये ओरिजिनल से मैंने नॉर्मल से मैंने बनाई, तो जैसे मैंने बनाई तो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है. इस पॉइंट पे जाके मिल रही है. आगे चल के आप सीखोगे इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ. किसी एक कर्व पे किसी एक कर्व पे या तो टेंजेंट बनाया जाए या नॉर्मल बनाया जाए, जिस पॉइंट पे वो जाके टकराता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? तो अभी हमने नॉर्मल बनाई है तो इसको पॉइंट ऑफ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको गिवन है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? -2, 9. समझ आया ना? एक लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाई तो वो उस लाइन पे जाके इस पॉइंट पे उससे मिल गई. मतलब इस पॉइंट पे मीटिंग हुई है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है. तो कौन सी लाइन की इक्वेशन बनानी है? परपेंडिकुलर लाइन की या उस लाइन की? उस लाइन की. परपेंडिकुलर लाइन की तो इक्वेशन हमसे पूछता नहीं है कभी भी, है ना? हमसे हमेशा क्या पूछता है? जो जो गिवन लाइन है, राइट? और पूछ ले तो फिर उसके प्रोसेस दूसरे होंगे ना. हमको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है. ये लाइन है, ये तो नॉर्मल है ना? ठीक है. चलो, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है? एक तो इस लाइन का नाम रख देते हैं हम एल. ठीक है ना? और जिस पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है उसको लेट से पी मार्क कर दो. उसको क्या मार्क कर दो? पी. और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? टेल मी. -2, 9. -2, 9.
नाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? -2, 9। डन। चलिए, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है? आपको एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि नॉर्मल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिवन है -2, 9, और कुछ भी चीज गिवन नहीं है। तो इस लाइन की इक्वेशन, एल वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है? पांच फॉर्म से हमारे पास होने में, तो पांच फॉर्म में से हम कौन सी फॉर्म यूज करें? कौन सी फॉर्म के अकॉर्डिंग डेटा गिवन है, ये डेटा कौन सी फॉर्म से मैच करता है, वो अपने को सोचना। बताओ, सोचो। क्वेश्चन बोलूं फिर से? पांच फॉर्म में से कौन सी फॉर्म से डेटा मैच करता है, और इस लाइन एल की इक्वेशन कौन सी फॉर्म से निकाली जा सकती है पांचों में से? नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या डेटा गिवन होता है, बताओ। जहाँ पे नॉर्मल वर्ड आ जाए वहां पे नॉर्मल फॉर्म लगेगी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा। थोड़ी तो अकल लगाओ। नॉर्मल फॉर्म में पी और ओमेगा गिवन होता है, कहाँ है पी, कहाँ है ओमेगा? नॉर्मल फॉर्म याद है आपको? बोलो। तो इसमें एक्स और वाई के अलावा क्या दो चीजें मिली, ओमेगा और पी? ना तो मुझे ओमेगा गिवन, ना मुझे पी गिवन। तो कैसे नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे? या तो फिर उन दोनों को पहले पता करो। अगर किसी भी के तरीके से ओमेगा और पी को पता कर सकते हो, फिर तो लगा दोगे नॉर्मल फॉर्म, फिर मना नहीं करूंगा। तो पी तो पता कर सकते हो एटलीस्ट, डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ओरिजिन ये वाला पॉइंट है 0,0। ये वाला पॉइंट क्या है? ओ। जैसे इसको मार्क कर दो, इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,0। तो अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ओपी की लेंथ तो निकाल सकते हो। दैट मीन्स पी तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट कैन यू फाइंड ओमेगा? अगर ओमेगा भी निकाल लो, फिर तो आप नॉर्मल फॉर्म लगा दो। और ओमेगा भी निकाल सकते हो चाहो तो, ओमेगा भी निकाल सकते हो चाहो तो, बट वो डाउटफुल रहेगा कि वो ओमेगा आपका इंटीग्रल वैल्यू में आएगा या नहीं आएगा। और वो इंटीग्रल वैल्यू में इस बार नहीं आएगा। तो इसीलिए नॉर्मल फॉर्म को एक बार साइड रखो, कुछ और सोचो। मुझे एक चीज बताओ, आपको इस परपेंडिकुलर लाइन ओपी के दो पॉइंट्स गिवन है। तो दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकल जाएगा ओपी का। और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन ओपी और ये एल, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसके स्लोप से उसका स्लोप भी निकल जाएगा, स्लोप रिलेशनशिप से। अब उस लाइन का स्लोप आ गया, उस लाइन पे लाई होने वाला एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं लगेगी। हम्म? तो ऐसे तो सोचना ही पड़ेगा, डायरेक्टली थोड़ा ना कि लड्डू दे देगा कि ये लो भैया स्लोप, ये लो पॉइंट बना लो इक्वेशन। ऐसे तो सोचना ही पड़ेगा। और ये मान के चलो अभी इनिशियल लेवल है, ये तो इनिशियल लेवल है, अभी 2D नहीं सॉल्व कर पा रहे, 3D कैसे करेंगे? ठीक है, तो स्टार्ट थिंकिंग बच्चों। प्रैक्टिस करो, पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ओके, हियर इट इज गिवन दैट, इज गिवन दैट OP is perpendicular to OP is perpendicular to line L। ओके, ये गिवन है। या फिर इस बात को बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपन OP मीट्स OP मीट्स लाइन L, लाइन L at the point, at the point P, at the point P -2, 9। सो स्ट्रेट अब हम इसका निकालने वाले हैं स्लोप। सो स्लोप ऑफ लाइन OP, स्लोप ऑफ लाइन OP, दो पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजर रही तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो O तो 0 0 है, P है -2, 9। तो 9 - 0 डिवाइडेड बाय -2 - 0। तो ये क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय -2, जिसको शॉर्ट आउट करके मैं क्या लिख सकता हूँ? -9/2। ये आ गया इसका स्लोप। अब इसका स्लोप आ गया, तो अब उस लाइन का स्लोप निकालते हैं यूजिंग द रिलेशनशिप। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, it is also given that OP is perpendicular to OP is perpendicular to line L। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है क्या? OP is perpendicular to line L। सो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -1।
अच्छा, दोनों के स्लोप को m1 m2 मानना पड़ेगा। तो इसके इसके स्लोप को तो लेट से मैंने मान लिया m1, क्या मान लिया, m1, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज m1। ये तो आ गया m1, ठीक है ना। और जो अब लाइन एल का स्लोप है उसको मान लेते हैं अपन m2। सो सो m1, m1 इंटू m2, m1 डॉट m2 कितना हो जाएगा, -1। तो m1 तो निकाल चुके हैं, कितना निकला, -9/2, -9/2 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू बोलो क्या आई। पहले तो माइनस से माइनस प्लस कर दो, चलो है ना, माइनस से माइनस प्लस कर दो। और वन के नीचे आ जाएगा 9/2, 1/9/2 विच इज वॉट, 2/9। तो स्लोप यानी कि इस लाइन एल, जिस लाइन की हमको इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप आ चुका है, राइट। सो सो वी हैव सो वी हैव स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, दैट इज m2। ये आ चुका है क्या, 2/9। डन, यहाँ तक डन। अब स्लोप आ गया और पॉइंट भी उस पर लाया कर रहा है। ऑल्सो ऑल्सो पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे हमने, -2, 9, ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन एल, ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन एल। तो अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन, इन इट्स, कौन सी फॉर्म में, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म एज, बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म याद है, बोलो क्या, y-y1 इक्वल टू, बट अभी m नहीं है ना, अभी क्या है, इसका स्लोप क्या लिया आपने, m2, हाँ, इंटू x-x1। सो बना दो इक्वेशन अब इससे, y-y1, तो वेर इज y, तो y रहेगा, y1 क्या रहेगा 9, m2 क्या निकाला था आपने, 2/9, x माइनस x1 क्या है, -2। सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 को तो इधर मल्टीप्लाई कराओ, कैसे सॉल्व करते हैं इसके आगे, डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, न्यूमरेटर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × y, 9y, 9 9 जा 81। चलो 2 × x, 2x, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो 2 2 जा 4। फाइन। तो सबको एक साइड लेके जाना है हमको, तो इट विल बी लाइक 2x - 9y, और -2x - 9y +81 + 4, सारे एक साइड हो गए, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाती है 2x - 9y +85 इक्वल टू 0। मैच करो, कट तो रानी है, यही रहेगी है ना, इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल। डन, मैच हो गया आंसर, समझ में आ गया अच्छे से, बोलो समझ में आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल गिवन है तो नॉर्मल फॉर्म ही लगेगी। हाँ, नॉर्मल के डेटा कहाँ गिवन है, ओमेगा कहाँ गिवन है, पी कहाँ गिवन है, चलो पी आप निकाल लेते तो ओमेगा निकालने में दिक्कत आती। सपोज करो पी तो मैंने निकाल दिया, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस, सॉरी y2 माइनस डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का रूट, उससे मैंने पी तो निकाल दिया, हालांकि पी भी क्या निकलेगा, रूट फॉर्म में निकलेगा, नहीं, 9 का स्क्वायर 81 +4, हाँ √85। तो मान लो पी तो मैंने निकाल दिया √85, लेट से ये पी की लेंथ क्या आ गई, √85। और ओमेगा निकालने के लिए इसके साथ एंगल चाहिए, ओमेगा क्या है, इसके साथ वाला एंगल, इसके साथ वाला एंगल। अब एंगल कैसे निकलेगा, एंगल निकालो, या तो पहले स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप क्या निकाला था हमने, -10/2, और स्लोप को 10 ओमेगा से करो इक्वेट। तो वहां से ओमेगा जो, अब 10 ओमेगा -9/2 कब होता है पता ही नहीं आपको। हाँ, अगर इधर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती, जैसे मान लो इधर आ जाता 1, तो आप कह देते ओमेगा 45 डिग्री।
फिर तो आप कह देते ओमेगा क्या है 45। कैसे निकाला ये टेन ओमेगा? क्योंकि स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट से भी निकाला जा सकता है और टेन थीटा से भी निकाला जा सकता है। अभी थीटा नहीं है, अभी क्या है ये ओमेगा। तो टेन ओमेगा भी स्लोप है और इन दोनों पॉइंट से निकाला वो भी स्लोप है, दोनों स्लोप को इक्वेट कर दिया। तो वहां से जो चीज आई वो टेन ओमेगा बराबर -9/2 आके अटक गई। ठीक है ना? या तो फिर आप इतना करने के बाद ये कर सकते हो, चाहो तो टेन ओमेगा को उठा के लिख दिया साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा। अब साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा की वैल्यू -9/2 आ गई, तो हम साइन ओमेगा को इक्वेट कर दें -9 से और कॉस ओमेगा को इक्वेट कर दें 2 से। और साइन ओमेगा कॉस ओमेगा ही चाहिए होता है, फिर आप इक्वेशन बना लो। क्या होता है एक्स कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2x। वाई साइन ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है -9y इक्वल टू पी, पी क्या आ रहा है √85। तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी, है ना? लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसको फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। सही है? वाई साइन ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, यही होती है। स्क्वायरिंग करेंगे तो दिक्कत आएगी। और हमारी अभी इक्वेशन क्या आ रही है बोलना जरा। +85 एज इट इज आ रही है, +85 पहली √85। तो इसका मतलब है कि हम साइन ओमेगा एंड कॉस ओमेगा को ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तो रेशियो है। साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा अगर -9/2 है तो वी कैन नॉट इक्वेट। फिर पता है क्या करना पड़ेगा, रेशियो में हम सीधी सीधी वैल्यू नहीं ले सकते, हम ये जरूर ले सकते हैं कि साइन ओमेगा की वैल्यू -9k ले ली, रेशियो में ऐसे सॉल्व करते थे, और कॉस ओमेगा की वैल्यू 2k ले ली। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस ओमेगा, तो ये 2k x हो जाएगा और -9k y हो जाएगा। तो के कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो ये √85/k हो जाएगा। तो के की फॉर्म में इक्वेशन निकलेगी, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं हमारे पास, है ना? इससे अच्छा है कि हम पॉइंट स्लो फॉर्म निकालें, तो उसमें बिना के भी हमारी इक्वेशन निकल रही है। क्लियर है? इसलिए ठीक है। चलो तो कर दूं डिलीट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर्स ऑफ ए कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज दिस, सी इज दिस, एल इज दिस, सी इज दिस, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब अपन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वो कोई भी क्वांटिटी ले सकता है। ठीक है ना? तो उसने देखो क्या किया, एक तरफ क्वांटिटी लिए लेंथ और एक तरफ क्वांटिटी ली है टेम्परेचर। लेंथ तो लिया है सेंटीमीटर में, एक कॉपर रोड है उसकी लंबाई, और एक उसी का टेम्परेचर, है ना? तो क्या करा है, जब कॉपर रोड की लंबाई ये होती है तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जब कॉपर रोड की लंबाई ये हो जाती है तो उसका टेम्परेचर ये हो जाता है ना? तो आप एल को सी का एक फंक्शन के रूप में बताओ, लेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्स बताओ, यानी एल एज ए फंक्शन ऑफ सी बताओ। एल एज ए फंक्शन, जैसे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताते हैं अपन, मतलब वाई की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स बताते हैं, तो एल इन द फॉर्म ऑफ सी बताओ। तो कभी भी याद रखना, जब भी हमको ऐसे फंक्शन बनाना होता है तो जिसका फंक्शन है वो तो रहता है एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो रहता है एक्स एक्स। क्या हुआ शिवम, इतना तू अनकंफर्टेबल क्यों रहता है? उधर फोकस क्यों नहीं रहता है तेरा? इधर देखेगा उधर देखेगा, उठेगा बैठेगा, इतना अनकंफर्टेबल क्यों है तू? कोई प्रॉब्लम है? इधर 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 बैठ जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इधर इधर दिक्कत आ रही तो अनुष्का को उधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर बैठ जाओ। उधर सोफा पे अगर दिक्कत आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना, उधर तो फोकस करो कम से कम, जो मैं समझा रहा हूँ। फिर मुंडी ला देते हो कि नहीं आता। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम, समझ में आया? उधर ध्यान दो। सो सी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? जब अपन y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाते हैं तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? जब अपन इसको एक 2D प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये होती है इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी आ सकती है। लेकिन इसकी वैल्यू जो आती है उस पर डिपेंड होता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y इक्वल टू 2x, तो अब x तो इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू लेता रहेगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसके हिसाब से y की वैल्यू आती रहेगी। तो y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट।
अगर आपको उसने कहा है एल इन टर्म्स ऑफ सी बताओ, तो सी हो जाएगा इंडिपेंडेंट, यानी सी तो कुछ भी हो सकता है। लेंथ उस पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे या कम होगा, वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ेगी और कम होगी। अगर ये उल्टा कहता सी इन टर्म्स ऑफ एल कहता, तो फिर मुझे सी एज ए फंक्शन ऑफ एल बनाना पड़ता, फिर मैं लेंथ को लेता एक्स एक्सिस पे और सी को लेता वाई एक्सिस पे। यानी जिसका फंक्शन है वो तो एक्स एक्सिस पे, और उसके फंक्शन पे जो चीज बन रही है वो आ जाएगी मेरे पास कहाँ पे, वाई एक्सिस। समझ आया? ठीक है, तो इसको एक 2D प्लेन पे प्लॉट करते हैं। जैसे ये 2D प्लेन तो बना ही हुआ है, राइट? तो क्या कहा मैंने, एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं हम, एल। नहीं, एल क्यों, एल इन टर्म्स ऑफ सी चाहिए ना, एल इन टर्म्स ऑफ सी चाहिए, तो सी लेंगे हम एक्स एक्सिस पे और एल लेंगे हम वाई एक्सिस पे। सो लेट्स से ये तो हो गया लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ इन सेंटीमीटर, ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे क्या बताया मैंने, बोलो, टेम्परेचर, टेम्परेचर इन सेल्सियस है ना, TEMP लिख देता हूँ शॉर्ट में, टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन सी। ठीक है, डन। अब अंदाजन पॉइंट्स मार्क कर लो, है ना, फिक्स तो नहीं मार्क करने। देखो ये क्या कह रहा है, जब लेंथ ये है तब सी ये है, और जब लेंथ ये है तब सी ये है। ठीक है, तो सी कहाँ है हमारी, यहाँ है, और लेंथ कहाँ है हमारी, यहाँ है। ठीक है ना, तो सी, चलो सी मार्क कर देते हैं, 20 और 110। लेट से 20 और 110 करीब करीब कहाँ पे मार्क होंगे, अंदाजे से मार्क करना है अपने को, तो थोड़ा सा लिखते हैं। हम्म, सी क्या क्या लेना है, 20 और 110, यही लेना है। तो लेट से 20 तो आ गया ये, 10 20 मान लो, 20 आ गया यहाँ पे, है ना, ये तो है 20, टेम्परेचर 20, और 110 थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 30 40 50 लगभग अंदाजे से मान लो यहाँ आ गया 110। ठीक है, अब उस हिसाब से सेंटी इधर लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है एक बार तो, सी 20 है तब लेंथ क्या आ रही है, 124.942। तो देखो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, चेक करो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यानी पास पास के पॉइंट्स है ना। 124 और 125 में क्या ही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पास पास के पॉइंट्स मान लो, मान लो कि ये 124 है और ये मान लो 125 है, हल्का सा ही डिफरेंस है ना, मान लो ये तो है 124, या जो भी गिवन है 124.942। ये आपको समझाने के लिए एक्चुअली इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं होती है ना, बट अब आपको समझाना है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए आपको समझा रहा है। तो बोलो, ये तो क्या ले लिया मैंने, 124 पॉइंट जो भी गिवन है, कितना गिवन है, 942, 942, और उसके बगल वाला एक पॉइंट है, इसको ले लिया मैंने, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसके बगल वाला क्या पॉइंट है ये, 125.134, 125.134। और ये वर्ड प्रॉब्लम काफी आसान है बेटा, बस 2 पॉइंट दे दिया ना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप अब अपन सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब 20 है, जब 20 है तब तो 124 पॉइंट तो लगभग इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन है ना। और जब 125 है, 110 है, तो लगभग यहाँ आ जाएगा, देखो चेक करो। तो इन दोनों से मिलने वाली जो है लाइन सेगमेंट बना सकता हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, बताए क्यों, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन तो पढ़, अच्छा आगे क्वेश्चन है नहीं, चलो ठीक है फिर तो नहीं करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन ये भी होता भाई, 2 पॉइंट तो गिवन है और तीसरा पॉइंट भी गिवन होता उसके आगे का, तो फिर एक पॉइंट और मार्क करना पड़ता, पर 2 ही पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे लाइक दिस, इन दोनों से गुजरने वाली, इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, समझ आया? डन। अब देखो, अब मुझे एल इन टर्म, सी इन टर्म्स ऑफ एल चाहिए ना, सी इन टर्म्स ऑफ एल चाहिए ना मुझे, तो इनडायरेक्टली मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब वो सीधे सीधे कह देता है इस लाइन की इक्वेशन बताओ, या फिर उसने ऐसे घुमा फिरा के कई बात इतनी की। तो एक लाइन अगर 2 पॉइंट से गुजर रही है तो उसकी इक्वेशन बनाना मुश्किल है क्या, 2 पॉइंट फॉर्म बनाओ, बात खत्म। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए अच्छा जी पॉइंट्स मार्क कर लो, लेट से ये ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ए। ऐसे क्वेश्चन क्या है काफी, इनका सॉल्यूशन पार्ट तो इतना सा सरल सा ही होता है, बट ये है कि इनकी ये फॉर्मेलिटी पार्ट, ग्राफ बनाओ, लाइन बनाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सॉरी ये है 125, 124 124.942, कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 20। ठीक है, और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिख देता हूँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 125.134, कॉमा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 110। ठीक है, डन।
चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करें यहां से हम। हेयर टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर in Celsius has been expressed as a function, has been expressed as a function of, as a function of, function of length, function of length in, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर्स, लेंथ इन सेंटीमीटर्स। टेम्परेचर तो सेल्सियस में और लेंथ किस में है, इन सेंटीमीटर्स, राइट। ठीक है ना। दैट इज, दैट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को टी ले लें, टी हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना, टेम्परेचर हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एल। अब सच दैट, अब आपको क्या क्या पॉइंट्स गिवन है ना, सच दैट व्हेन, पहला पॉइंट, व्हेन लेंथ इज 124 124.942 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, उस समय टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। एंड when L is 125.134 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर उस टाइम कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस। डन, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। सो 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 लेट लाइन एल, इसको लाइन एल मान लेते हैं, लेट लाइन एल बी सच दैट, सच दैट it passes through 2 points, such that it passes through 2 points A and B। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या, जो पहला पॉइंट था 124.942, 20, एंड बी, बी के कोऑर्डिनेट्स ले लो 125.134, 110। ठीक है, सच दैट इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, राइट। तो अब 2 पॉइंट्स हैं, पास हो रही है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं हम। ठीक है ना। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन एल कौन सी फॉर्म बनेगी, 2 पॉइंट की बने तो टू पॉइंट फॉर्म, इन इट्स 2 पॉइंट फॉर्म, इन इट्स 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, याद है, बोलो, y - y1, हम्म इंटू, ठीक है। चलो तो पुटअप करते हैं। तो पहला पॉइंट ये ले लेते हैं ए, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मतलब x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1, और ये ले लेते हैं x2 y2। उस हिसाब से वैल्यूज पुटअप करो। तो y - y1 करना है, तो y - y1 कितना है, 20, और y2 - y1 करना है, यानी कि 110 -20 डिवाइडेड बाय x2 - x1 करना है, यानी 125.134 माइनस x1 कितना है, 124.942, राइट। और इंटू x - x1, कितना है, 124.942। डन। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो इट इज लाइक y - 20 ऑन द LHS साइड, एंड 110 में से 120, 110 में से 20 क्या, तो 90, और इसमें से माइनस करना जा रहा है, 4 में से 2 गए 2, 13 में 4 गए 9, 10 में से 9 गया 1, बस 0.192 आ रहेगा, माइनस करके देखने के बाद, इंटू x - 124.942। कैलकुलेशन हैक्टिक है, करके देखो, ये रहेगा। आ रहा है यही। अब मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कराऊं, किससे मल्टीप्लाई कराऊं, बोलो।
पहले तो 0.192 से इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं ना। तो 0.192 y हो जाएगा यहाँ पे, 0.192 y माइनस 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 में एक जीरो है, तो एक जीरो से एक डेसिमल प्लेस तो खत्म हो जाएगा, तीन में से दो ही डेसिमल प्लेस बचेंगे, राइट। जीरो से एक डेसिमल प्लेस तो खत्म हो जाएगा, दो डेसिमल प्लेस बच जाएंगे, दो इसका दो गुना कर दो, तो टू टू जा फोर, टू नाइन जा 18, रिमाइंडर वन, थ्री। तो दो डेसिमल प्लेस खत्म हो गया, यानी एक खत्म हो गया, यानी दो बच गया, 3.84 आ जाएगा, इक्वल टू 90 इंटू एक्स, 90x, और माइनस अगेन जीरो से एक डेसिमल प्लेस उसका खत्म हो जाएगा, और नाइन टाइम्स करो उसका, तो नाइन टू जा 18, रिमाइंडर वन, नाइन फोर जा 36 एंड वन 37, रिमाइंडर थ्री, नाइन जा 81 एंड थ्री 84, रिमाइंडर एट, नाइन फोर जा 36 एंड एट 44, रिमाइंडर फोर, नाइन टू जा 18 एंड फोर 22, रिमाइंडर टू, नाइन वन जा नाइन एंड टू 11, 11। और कितने डेसिमल प्लेसेस बचेंगे, तीन में से एक तो जीरो से खत्म हो गया, तो दो बच जाएंगे। डन। अब सबको एक साइड लेके जाएं, तो लेट से सबको आरएचएस में लेके जाते हैं, क्योंकि 90x वहां पे पॉजिटिव फॉर्म में है, 90x, ये उधर जाके माइनस 0.192 y, फाइन। और इसको उधर ले जाओ चलो, तो ये उधर जाके हो जाएगा 11244.78 माइनस 3.84, करना जरा इसको माइनस, कितना आता है। माइनस करके बताओ फटाफट। यही आ रहा है, चेक करो, 11240.94, राइट। अब वैसे तो इक्वेशन बन चुकी है, बट अभी ये डेसिमल वेसिमल हटाना चाहो, पहले एक बार मैच करो, देखो डेसिमल फॉर्म में है क्या पीछे। अदरवाइज डेसिमल हटाना चाहो तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, 100, 100 या 1000 स्टेप्स, है ना। माइनस यहाँ पे डेसिमल में ही है, तो यही आंसर होगा फिर तो। क्या दे रखा है, 192/90 दे रखा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यस। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x को बनाया ही नहीं हमने, y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है ना अपने को। क्या आंसर बोलो, क्या दे रखा है पीछे। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ भाई, l इक्वल टू समथिंग बनाना है, ये तो हमने इक्वेशन बना दी, ये तो हमने क्या बना दी, इक्वेशन। अब इसमें से y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है ना, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो y को एक साइड लेना है, तो हमने शुरू से ही थोड़ी सी गलती कर दी, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना था ना, तो हमको शुरू से ही y को तो इधर रखना था, बाकी सबको उधर भेजना था। हमने उस चीज पे फोकस नहीं किया, हम तो इक्वेशन बना के बैठ गए। इक्वेशन देखो, इक्वेशन कैसे होती है, ऐसे होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या सी ज्यादा ज्यादा उधर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, ये तो होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और हमको जो फंक्शन बनाना है, तो हमको बी वाई वाली टर्म इधर रखनी है, वाई एज ए समथिंग ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको बनाना है। तो हम शुरू से ही वो चेंजेस कर सकते थे, है ना, कैसे, देखो 0.192 y को इधर रखते, बाकी सबको उधर भेज देते, ठीक है, कैसे, इसी में चेंजेस करके बता देता हूँ। लेट से अभी भी कर सकते हैं खैर, लेकिन मैं उस वाली स्टेप से करके बता रहा हूँ। तो 0.192 y को तो रख दिया हमने यहाँ पे, और बाकी सबको भेज दिया वहां पे, तो उधर ऑलरेडी कौन है, 90x माइनस 11244.78 तो ऑलरेडी है, और ये माइनस 3.84 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3.84, तो सॉल्व होके वही आएगा, क्या, 90x माइनस कितना आया, 11240.94, इतना ही आएगा माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगी, y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 90x डिवाइडेड बाय 0.190x माइनस 11240.94 डिवाइडेड बाय 0.192, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दो। अब अलग अलग डिवाइड किया है या होल डिवाइडेड बाय रखा है, अलग अलग, तो अलग अलग कर दें, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.192x, 192x सॉरी, नॉट 192, माइनस इधर इसको अलग कर दो, 11240.94 डिवाइडेड बाय 0.192, इसी फॉर्म में है, बस वाई और एक्स की जगह एल और सी डाल देगा, देखो इसी फॉर्म में है क्या, या और काटा पीटी करिए। 192, बोलना एक बार, आंसर बोलना आपका, बोल के बताओ, नहीं पूरा बोलो शुरू से, एल इक्वल्स टू
तो एल इक्वल्स टू क्यों कहा इसने, हमको क्या लेना था, हमने कहाँ लिया था, एक मिनट को, हमने एल कहाँ लिया था, सी कहाँ लिया था। तो एल इक्वल टू सी की फॉर्म में तो गलत है ना आंसर, उसको तो सी, अच्छा, एल इन टर्म्स ऑफ सी चाहिए था, तो गलत लिया है हमने, सारा क्वेश्चन ही गलत किया है। सी को लेना था ना यहाँ पे, सी को एक्स एक्सिस पे लेना था, हमने तो शुरू से ही गलत कर दिया फिर। हमने क्या लिया है, हमने लेंथ ली एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हमने पूरा ही गलत कर दिया बेटा, हमने लेंथ ले ली एक्स एक्सिस, हमने तो सी इन टर्म्स ऑफ एल लिख दिया है ना, अब हमको क्या करना है, एल इन टर्म्स ऑफ सी लिखना है। तो देखो आंसर तो यहां से निकाल सकते हो आप, लेकिन हमने ऊपर स्ट्रक्चर गलत बना दिया है ना। एल इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है, तो फिर तो ये जो किया, जो बाद में किया वो गलत है, फिर जो पहले कर रहे थे वो सही था। ठीक है, फिर जो पहले कर रहे थे वो सही था, 90 एक्स को तो इधर रखो, और मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स की जगह। इसलिए कहते हैं कि शुरू से ही जो हमको जिसको जिसकी टर्म्स में लिखना है ना, तो उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डालते जाओ, तो लास्ट में आता है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ना, तो वही आंसर हो जाता है। बट अब उल्टा डाल दिया, तो अब एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, अब क्या चाहिए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए। तो कैसे होगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, 90 एक्स को इधर रहने दो, 90 एक्स को इधर रहने दो, और उसको उधर भेजो, तो ये 0.192 वाई उधर क्या हो जाएगा, प्लस 0.192 वाई, और प्लस 1124 0.94। अब एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 90 नीचे आ जाएगा, 0.192 डिवाइडेड बाय 90 वाई, प्लस 1124 0.94 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, अभी ठीक है। चलो, तो अब एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया था, हमने तो उल्टा ले लिया ना, एक्स एक्सिस पे क्या लिया अपन ने, लेंथ। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, लेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर। तो एक्स और वाई को एल और सी से रिप्लेस कर दे, ठीक है ना। सो हेंस, हेंस लेंथ एल कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टी लिया है, सी लिया है, सी लिया होगा, सी एज, एज एल इक्वल टू एक्स की जगह एल रिप्लेस कर दो, एल इक्वल टू 0.192 डिवाइडेड बाय 90, सी प्लस 1124 0.94 डिवाइडेड बाय 90। अब मैच करो, मैच हुआ एग्जैक्टली एक एक चीज, नहीं हुआ अभी भी। अब क्या दिक्कत है, इसको काट के किया है सॉल्व, तो हाँ, सी माइनस प्लस आगे, मतलब ये वाला डेटा है क्या सही, बिल्कुल उसके बाद ये भी अलग है, बोलना एक बार आंसर। हम्म, हम्म, C-20, हम्म, 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 942। एक बार देखो ये 9 से पूरा कट रहा है क्या, एक बार काट के देखना, ये वाली क्वांटिटी 9 से कट रही है क्या। 9 1 जा 9, 22, 9 2 जा 18, 44, 44 का मतलब हो गया 9 4 जा 36, 90 हो गया ना, 9 4 जा 36 नहीं 80, 80 मतलब 9 8 जा, नहीं 80 मतलब 9 8 जा 72, 29। देखो कट रहा है।
एक मिनट। मतलब हमने ज्यादा सोल्व कर दिया है, उसने बिल्कुल भी सोल्व नहीं किया। देखो उसने यहीं से आंसर निकाल लिया, देखो यहाँ पे ये है ना। अब यहाँ से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए उसको, यहाँ से नहीं, इसके अगली वाली स्टेप से देख लो, नीचे वाली स्टेप से। देखो यहाँ से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई कैसे बना दिया उसने इजीली। इसको तो ले गया वहां पे, जाके मल्टीप्लाई करा के छोड़ दिया, 0.192 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 20, छोड़ दिया। मल्टीप्लाई नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दिया। इक्वल टू, अब इधर आओ, 90 इंटू एक्स, 90x, राइट, माइनस 90 इंटू 124.942। नहीं, ये भी नहीं किया उसने, पता है, ये भी नहीं किया। अब क्या किया इसने, ये इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करा के छोड़ दिया, और 90 इसके डिवीजन में जाके छोड़ दिया। अब इधर क्या बच गया, ये वाली क्वांटिटी बच गई, एक्स माइनस क्या बचा बोलो, एक्स माइनस 124.942। अब ये वाली क्वांटिटी उधर जाके प्लस में चली गई, तो एक्स इक्वल टू 0.192 बाय 90 इंटू वाई माइनस 20 प्लस ये वाली क्वांटिटी 124.94। डन। तो हमने उल्टा ज्यादा सोल्व किया है। अगर आपने, हमने जो अभी सोल्व किया है वो लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं करेगा, इसने कम सोल्व किया। अगर ये इसको सोल्व करेगा ना घूम फिर के, तो वही नीचे वाली चीज ही आएगी। ठीक है, तो एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, किससे, एल से, और 0.192 बाय 90, और y को रिप्लेस कर दूं किससे, c से, c माइनस 20 प्लस 124.942। ठीक है, ये आंसर मैच हो गया। अब अगर आप इसको सोल्व करो, जैसे 0.192 बाय 90 को पहले c माइनस 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें वो जोड़ो, तो आपकी l इक्वल टू जो चीज आएगी वो नीचे जो हमने कर रखा है उससे मैच हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कर रखा है वो गलत नहीं है। आप चाहो रफली तो आप लिख देना तीसरी स्टेप के बाद ऐसे 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 करके ऐसे कर लें, तो उसके आंसर से मैच हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके। हाँ, अपन ने गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं कर सकता। एल एज ए फंक्शन ऑफ सी चाहिए, हमने तो ज्यादा ही सोल्व किया है ना उससे। हाँ। हाँ, नहीं वो तो गलत है, वो तो गलत है, वो तो शुरू से गलत किया है भाई। हमको जो एल एज ए फंक्शन ऑफ सी चाहिए, तो हमको सी लेना है एक्स एक्सिस पे, और एल लेना है हमको वाई एक्सिस पे, वो तो हमने गलत किया है ना। तभी तो देखो हमने एक्स यहाँ रखा। अगर हम उल्टा लेते तो वाई यहाँ रहता है, एक्स यहाँ रहता है ना। और हमेशा वाई यहाँ रखते हैं, एक्स यहाँ रखते हैं। अब अपन उल्टा कर ही रहे हैं ना, एक्स यहाँ रख रहे हैं, वाई रख रहे हैं, वो करना पड़ रहा है उल्टा हमको, क्योंकि हमने शुरू से उल्टा ले लिया। सॉल्व करने के बाद हम वाई यहाँ रखेंगे, एक्स यहाँ रखेंगे, उसके बाद फिर जैसा सॉल्व कर रहे हैं बाकी सब कुछ सही है। ओके, डन। तो ये लिख लो आंसर, या फिर जो हमारा नीचे आया है दैट इज ऑल्सो फाइन। ये भी सही है कि एल एज ए फंक्शन ऑफ सी ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर ले तो ये भी आंसर करें। चले आगे, टाइम हो गया, कैसे पार पड़ेगी फिर, कर दो जल्दी। शाम को बाकी क्लासेस को छुट्टी कर दूं, उनकी 8 बजे फ्री होते हैं, 7:30 8 बजे। हम्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार। द ओनर ऑफ ए मिल्क, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 बिल्कुल सेम तर्ज पे। 17 क्या है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर, 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 प्लस लीटर। अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रुपीज 17 लीटर। क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में कोई एक रिलेशन है, कि जब वो 14 रुपए लीटर की रेट रखता है ना, तो उसका इतना बिकता है, 980 लीटर बिक जाता है।
और जब वो 16 रुपए लीटर की रेट रखता है ना, तो उसका 1220 रुपये, 1220 लीटर दूध बिक जाता है। ये डिमांड एंड सेलिंग प्राइस के बीच का एक रिलेशन दे दिया उसने, है ना। ठीक है, वैसे तो ये गलत है रिलेशनशिप। अगर अपन प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड कम होती है, बट ये मैथ है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसमें तो बस लीनियर इक्वेशन इसको तो बनानी है ना। अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एसपी एंड डिमांड, एसपी एंड डिमांड के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप मान लें, तो अब जब 14 रुपए लीटर रखा तो इतना बिका, जब 16 रुपए लीटर, नहीं सॉरी, 14 रुपए लीटर से उतना बिका, 16 रुपए लीटर से इतना बिका, तो 17 रुपए लीटर से कितना बिकेगा। तो अब की बार सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस दो की जगह तीन पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, दो की जगह तीन पॉइंट। अब ध्यान से सोचो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या होगा। तो ध्यान से देखो उसने क्या पूछा है, 17 रुपए लीटर पे कितना बिकेगा। तो जो आंसर चाहिए वो वाई होता है, और जो गिवन पॉइंट होता है वो एक्स होता है। दैट मीन्स प्राइस गिवन है, और आपसे वो पूछिए डिमांड, मतलब हाँ, मतलब सेल पूछिए, है ना। तो जो डिमांड है वो तो ले लूंगा मैं वाई एक्सिस पे, जो पूछी है वो वाई एक्सिस पे, जो गिवन है वो एक्स एक्सिस पे। तो इन शॉर्ट देख लो आप इसी फिगर के अंदर कि लेट से इसको तो ले लूंगा मैं, इसको तो ले लूंगा मैं क्या, सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस या एसपी लिख दूं शॉर्ट में, इन रुपीस, ठीक है ना, या फिर प्राइस पर लीटर, है ना। और इधर है मेरी डिमांड, इधर क्या है मेरी डिमांड, ठीक है। अब मेरे पास तीन पॉइंट्स है अब की बार, बोलो पहला पॉइंट क्या है, जब सेलिंग प्राइस क्या थी, जब सेलिंग प्राइस क्या थी, 14 रुपए लीटर, तो 980 रुपए लीटर बिका था वो, लेट से ये 14 लीटर, 14 रुपए लीटर, है ना। इन रुपीस पर लीटर लिख देता हूं मैं, इन रुपीस पर लीटर। तो 14 रुपए लीटर इधर, है ना। और दूसरा बोलो 14 के बाद फिर उसने बढ़ाई, बढ़ा के कितना हो गया, 16 रुपए लीटर, लेट से ये 16 है, दो दो का गैप कर रहा है, और फिर उसके बगल में 17 है ना। ये तीन तो दे दी उसने एक्स एक्सिस पे, एसपी, सेलिंग प्राइस पर लीटर। और डिमांड कितनी कितनी बढ़ी, जब 14 थी तो कितने थी, 980, और बाद में कितनी हो गई, 1220। तो लेट्स ऐसे मान लो कि ये तो यहाँ पे तो है 980, ठीक है ना, और लेट्स से यहाँ पे मान लो क्या, 1220, 1220। तो इन दो पॉइंट को तो कनेक्ट करो, तो 14,980 वाला सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, और 16,120 वाला सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। तो ये जो लाइन है वो कैसे पास होगी, इन दोनों पॉइंट से। इसका लीनियर इक्वेशन बनाया अगर अपन, तो कैसे पास होगी, इन दो पॉइंट से पास होगी, ठीक है ना। अब इस लाइन को और आगे कंटिन्यू कर लिया मैंने ऐसे, समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है कि जब 17 होगा तो कितना होगा। तीसरा पॉइंट भी दे दिया कि जब 17 होगा तो भाई ये इससे मैच हो गया, राइट, ये इससे मैच हो गया, राइट। अब 17 होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये कितना होगा, समझ गए। तो वो पॉइंट भी इसी पे लाया करेगा, वो पॉइंट भी इसी पे लाया करेगा। तो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन हो गए क्या, जैसे पहले गिवन थे ए और बी। बोलो ए क्या हो गया, 14,980, ठीक है। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो गए, 16, क्या, 1220। और ऊपर जो सी पॉइंट है इसकी सीध में आ जाओ, यहाँ आ रहा है करीब, है ना। इसकी सीध में आ जाओ, 17 की सीध में यहाँ आ रहा है। तो ये सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है कितना, 17, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, है ना। इसको आपको पता करना है। तो पहले की तरह ही चलाएंगे, दो पॉइंट से पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डिमांड एज ए एज ए फंक्शन ऑफ एसपी, डिमांड एज ए फंक्शन ऑफ एक्सपी, राइट। लेट अस सपोज करो डिमांड को अपन ले लेंगे डी, और फंक्शन ऑफ एसपी, एसपी को अपन क्या लें, बोलो प्राइस ले लूं मैं, यानी डी एज ए फंक्शन ऑफ पी बना देंगे। तो पिछली बार की तरह जो फाइनली चीज निकल के आई है वो डी और पी में निकल के आएगी। तो उसमें मैं पी की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 17 डाल दूंगा, तो वहां से मुझे डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में, मैं सॉल्व कर देता हूँ, वीडियो देख लो उसके बाद, ठीक है। सो हेयर what is given that here demand of milk है ना, demand of milk has been expressed, has been expressed as a function of, as a function of selling price per liter, selling price per liter, such that
such that when SP equal to ₹40 पर लीटर, उस समय डिमांड है हमारी, इसको मैं पी ले लेता हूँ ना, प्राइस इज इक्वल टू ₹14 उस टाइम डिमांड है हमारी 980 लीटर्स। एंड व्हेन पी इक्वल टू ₹14 के बाद आ जाओ 16 पर लीटर, तो उस टाइम हमारी डिमांड है 1220 लीटर्स। और अब क्वेश्चन ये हो गया कि नाउ क्वेश्चन ये हो गया कि जब पी हो जाएगा 17 पर लीटर तो डिमांड कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क की हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले वही ए और बी पॉइंट से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या हुआ तनिष ने अभी तक? नाउ नाउ let the line let the let the line L be such that उसके बगल में कहीं लाइन एल मार्क भी कर देना, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया था हमने। लेट्स से कि ये है लाइन एल। लेट द लाइन एल बी सच दैट इट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। इट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, सबकी बात 3 पॉइंट्स हैं। थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट्स ए, ए क्या हो जाएगा 14 कॉमा, डिलीट कैसे होगा 16, ठीक है, हाँ 14 कॉमा 980। बी हो जाएगा हमारा 16 कॉमा 1220। एंड सी जो होगा वो 17 कॉमा, और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट इसका मिसिंग है, तो लेट से वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो उसको वाई दे देते हैं ना। ठीक है, या वाई Y1 ले लो है ना, क्योंकि इक्वेशन के अंदर भी एक्स एंड वाई निकल के आएगा ना। हम्म, क्या करें, वाई लें, वाई 17 कॉमा, चलो एक बार के लिए वाई ले लो है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका मिसिंग है जिसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। ठीक है, तो अब जो 2 पॉइंट गिवन है उससे पहले हम 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना देते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन एल in 2 point form is given by the equation of line L in 2 point form. 2 point form is given by the equation is like such, like y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x। इस तरीके से इक्वेशन है। सो y माइनस, इसको तो ले लो x1 y1, इसको तो ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, और ये x3 y3 है जो मिसिंग है एक तरीके से, है ना। ठीक है, तो y2 माइनस y1 विल बी लाइक x, y माइनस y1 लाइक y माइनस 980, और y2 माइनस y1 करना है तो 1220 माइनस 980, 1220 माइनस का 980 डिवाइडेड बाय नीचे x2 माइनस x1 करना है, दैट मीन्स 16 माइनस 14, 16 माइनस 14, x माइनस x1 करना है अगेन, x1 यानी 14। तो यहाँ से इक्वेशन तो बन जाएगी, थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो y माइनस 980 इक्वल टू 240, 40 होगा ना, 1220, 220 और 22 40 डिवाइडेड बाय 2, और x माइनस 14, सो 120 हो गया ये। तो y माइनस 980 इक्वल टू 120x माइनस 120 इंटू 14 करना है, तो 14 जीरो जा जीरो, 14 टू जा 28, रिमाइंडर 2, 14 बन गया, 14 एंड 2 16, 60। तो y की वैल्यू आ जाती है एज ए फंक्शन ऑफ x 120x माइनस 1680 प्लस 980। तो इस बार थोड़ी इजी इक्वेशन बनी है, 120x माइनस 1680 एंड 980, तो माइनस का कितना हो जाएगा, डिफरेंस देखना है इसका, 700 का डिफरेंस हो गया, 20 और 4, ठीक है। सो ये हमारा y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब बस वो y को रिप्लेस कर दो, y क्या लिया था अपन ने, प्राइस ली थी,
वाई क्या लिया था, वाई वाई ली थी हमने डिमांड, सॉरी, एंड एक्स क्या लिया था हमने, प्राइस। तो ये हम लिख सकते हैं, वाई ली थी हमने डिमांड, तो डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस मिल गई 120, एक्स लिया था हमने प्राइस माइनस 700। तो ये तो हो गई लीनियर रिलेशनशिप। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जो उसने कहा था अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप, है ना, इज द लीनियर रिलेशन, यानी पिछले क्वेश्चन में तो केवल इतना ही करना था, ये हमारा लास्ट फाइनल था, इज द लीनियर रिलेशनशिप। और इस बार इस वाले क्वेश्चन में हमने सब कुछ सही भी लिया है बच्चों, है ना, पिछली बार की तरह उल्टा नहीं ले लिया। इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से आप पिछले क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, है ना, डिमांड एंड प्राइस के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप करेक्ट आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस इतनी है तो डिमांड कितनी है। तो नाउ अगला क्वेश्चन है कि नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू 17 पर लीटर, रुपीज 17 पर लीटर, रुपीज 17 पर लीटर, देन देन डिमांड इक्वल टू व्हाट, डिमांड इक्वल टू व्हाट, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पी की वैल्यू 17 पुट कर देंगे उसमें। सो पुटिंग पुटिंग पी इक्वल टू 17 इन द गिवन इक्वेशन या इन द गिवन रिलेशनशिप वी गेट वी गेट डी इक्वल टू डी इक्वल टू 120 इंटू पी की वैल्यू 17 माइनस 7, ये सॉल्व कर लो बस, आंसर है। तो 0 17 2 जा 34, रिमाइंडर 3 17 1 जा 17 एंड 3 20 माइनस 700। सो इट इज लाइक 2040 में से 700 गए तो 1340 लीटर इज द आंसर, 1340। हेंस लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, हेंस द डिमांड विल बी द डिमांड विल बी 1340 लीटर, डिमांड विल बी 1340 लीटर्स when 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 price is रुपीज 17 पर लीटर, ये इसका हो जाएगा क्लोजिंग। 1340 लीटर when price is रुपीज 17 पर लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से कर लिया। अब इस क्वेश्चन की तर्ज पे आप 16 को करेक्ट कर लेना भी, जो हमने गलती करी कि एल इन टर्म्स ऑफ सी है तो सी को एक्स एक्सिस पे लेना है, एल को वाई एक्सिस में। तो हम शुरू से ही पता नहीं कैसे हम बात तो कर रहे थे कि ऐसे ऐसे लेना है, बट पता नहीं कैसे मिस आउट हो गया, हमने उल्टा ले लिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई बना दिया एक्चुअली, है ना, जबकि होता ही है कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ही बनाया जाता है। 17 हमने बिल्कुल परफेक्ट किया है, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, बिल्कुल करेक्टली किया है ना। तो इसके तर्ज पे आप 16 सही कर लेना, बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.